दुनिया भर में हम सुन रहे हैं कि प्रकृति खतरे में है, कई प्रजातियां मुश्किल में हैं, पर यह पता कैसे चलता है? मतलब कौन तय करता है कि कौन सी प्रजाति कितनी खतरे में है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सारी जानकारी को इकट्ठा कौन करता है, कैसे इसे समझा जाता है? तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये एक ग्लोबल संस्था है जो प्रकृति को बचाने और जिसे कहते हैं सस्टेनेबल तरीके से संसाधनों के इस्तेमाल पर काम करती है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसी संस्था से हमें वो मिलती है, वो मशहूर रेड लिस्ट। हाँ, वही रेड लिस्ट जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये कब से काम कर रहा है? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 में। ओहो, काफी पहले। हाँ, फ्रांस के फॉन्टेनब्लू में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद तब इसका नाम थोड़ा अलग था, IUPN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। IUPN। हाँ, फिर 1956 में नाम बदला गया और हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे शॉर्ट में IUCN कहते हैं। ठीक है। फ्रेंच और स्पेनिश में UICN। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। कभी-कभी इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं, पर IUCN नाम ही ज्यादा चलता है। एक सवाल और दिमाग में आ रहा है, क्या ये यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है? क्योंकि काम तो ग्लोबल लेवल का है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ी बारीक बात है। देखिए, IUCN को UN जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। ऑब्जर्वर स्टेटस, पर्यवेक्षक का दर्जा। हाँ, और ऐसा दर्जा पाने वाला ये इकलौता इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये खास पहचान है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये UN सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि ये UN की कई एजेंसियों के साथ मिलकर बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। ये जानना जरूरी था। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था और जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, IUCN रेड लिस्ट। ये क्या है और क्यों इसे इतना जरूरी माना जाता है? यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। वैसे ये भी बता दूं कि IUCN सिर्फ रेड लिस्ट ही नहीं बनाता। इसके काम के 5 मेन एरिया है। एक तो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसका हिस्सा रेड लिस्ट है। ठीक है। इसके अलावा ये क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग यानी मानव कल्याण और ग्रीन इकोनॉमी पर भी काम करता है। पर आज हम रेड लिस्ट पर ही फोकस करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो रेड लिस्ट की कैटेगरीज पर आते हैं। ये प्रजातियों को बांटता कैसे है? ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, IUCN रेड लिस्ट में प्रजातियों को उनके विलुप्त होने के रिस्क के आधार पर 9 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। 9 कैटेगरीज? हाँ, 9। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ही सख्त साइंटिफिक क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है। मतलब ऐसे ही नहीं किसी को कहीं भी रख दिया। इसमें पॉपुलेशन साइज देखा जाता है, पॉपुलेशन में गिरावट की दर देखी जाती है, वो कितने बड़े इलाके में फैली है, ये सब देखा जाता है। अच्छा, काफी डिटेल में जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये 9 कैटेगरीज हैं रिस्क के हिसाब से। विलुप्त एक्सटिंक्ट EX, जंगलों में विलुप्त एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW, फिर आती हैं 3 सबसे चिंता वाली, गंभीर संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR, लुप्तप्राय एंडेंजर्ड EN और संवेदनशील वल्नरेबल VU। CNVU, ये नाम सुने? हाँ, ये थ्रेटेंड कैटेगरीज कहलाती हैं। फिर संकट के निकट, नियर थ्रेटेंड NT, न्यूनतम चिंता लीस्ट कंसर्न LC, फिर डेटा की कमी डेटा डिफिशिएंट DD, और आखिर में मूल्यांकन नहीं किया गया नॉट इवैल्यूएटेड एनी। बाप रे, ये तो काफी सारी हैं। चलिए कुछ मेन और सबसे ज्यादा चिंता वाली कैटेगरीज को समझते हैं। पहली है विलुप्त एक्सटिंक्ट EX। ये तो शायद नाम से क्लियर है। हाँ, EX यानी विलुप्त का मतलब है कि अब कोई शक नहीं बचा है कि उस प्रजाति का आखिरी इंडिविजुअल भी मर चुका है। मतलब बहुत खोजबीन कर ली, बार-बार सर्वे कर लिए, कहीं कोई नहीं मिला। तो मतलब वो खत्म? हाँ, वो हमेशा के लिए खत्म। जैसे डोडो पक्षी या तस्मानियन टाइगर, ये फाइनल स्टेज है, यहाँ से वापसी नहीं हो सकती। तो करना। और दूसरी थी जंगलों में विलुप्त एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये थोड़ी अलग लगती है। हाँ, ये अलग है और इसमें कह सकते हैं एक छोटी सी उम्मीद होती है। EW कैटेगरी में वो प्रजातियां आती हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जंगल, नदी या जहां भी वो रहती थीं, वहां तो खत्म हो चुकी हैं। अच्छा,
तो फिर कहाँ है? लेकिन उनके कुछ सदस्य अभी भी कहीं और जिंदा हैं, जैसे चिड़ियाघरों में, बोटानिकल गार्डन्स में या किसी खास प्रोटेक्टेड जगह पर इंसानों की देखरेख में। ओह अच्छा। तो थ्योरी में तो ये पॉसिबल है कि उन्हें वापस उनके नेचुरल घर में बसाया जाए, हालांकि ये करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। पर वो प्रजाति पूरी तरह से मिटी नहीं है। समझ गया। अब आते हैं उन कैटेगरीज पर जिनसे सबसे ज्यादा चिंता होती है। गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR। ये सुनने में ही बहुत सीरियस लगता है। और ये है भी। CR का मतलब है कि प्रजाति जंगल में विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब एक्सट्रीमली हाई रिस्क। कगार पर? हाँ, बिल्कुल किनारे पर। IUCN ने इसके लिए बहुत ही कड़े और क्वांटिटेटिव, मतलब संख्या वाले क्राइटेरिया तय किए हैं। आसान भाषा में कहें तो किसी प्रजाति को CR तब माना जाता है जब या तो उसकी आबादी बहुत तेजी से गिरी हो। कितनी तेजी से? जैसे पिछले 10 साल में या उसकी 3 पीढ़ियों में 80 से 90% से ज्यादा कमी आ गई हो। 80-90%? बाप रे। हाँ, या फिर उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही छोटा रह गया हो और बहुत कम जगहों पे बची हो, या फिर उसमें जो बच्चे पैदा कर सकने वाले अडल्ट सदस्य हैं उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई हो। कितनी कम? जैसे 250 से कम या शायद 50 से भी कम। या फिर जो साइंटिफिक मॉडल्स होते हैं वो ये दिखाएं कि अगले 10 साल या 3 पीढ़ी में उसके जंगल में विलुप्त होने का चांस 50% से ज्यादा है। ये इतने कड़े मापदंड क्यों रखे गए? ये इसलिए जरूरी है ताकि जो कैटेगरी दी जाए वो ऑब्जेक्टिव हो, मतलब किसी के कहने या मानने पर न हो, बल्कि डेटा पर आधारित हो। तभी पूरी दुनिया में इसकी तुलना की जा सकती है और सब इसे मानते हैं। यही साइंटिफिक अप्रोच इस लिस्ट को क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता देती है। और इसी से फिर कंजर्वेशन के लिए एक्शन लेने में मदद मिलती होगी। बिल्कुल। जब पता चलता है कि कोई प्रजाति CR है तो फिर उस पे तुरंत ध्यान जाता है, फंड मिलते हैं, पॉलिसी बनती है। इस CR कैटेगरी के कुछ उदाहरण दे सकती हैं? अफसोस की बात है कि कई जानी मानी प्रजातियां इसमें हैं, जैसे अमूर तेंदुआ है, घड़ियाल है। घड़ियाल तो भारत में भी है। हाँ बिल्कुल। सुमात्रा का गैंडा है, सुमात्रा का ओरेंगोटैन है, फिलिपीन ईगल है, और भारत का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो भी CR में ही आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? हाँ, सुना है। ये लिस्ट बदलती रहती है क्योंकि लगातार असेसमेंट होता है। कभी कोई नई प्रजाति इसमें आ जाती है तो कभी अच्छी खबर भी मिलती है जब कोई प्रजाति बेहतर होकर इस कैटेगरी से बाहर निकलती है। अच्छा, तो गंभीर संकटग्रस्त के बाद अगली कैटेगरी है लुप्तप्राय, यानी एंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड। ये CR से कैसे अलग है? EN यानी लुप्तप्राय प्रजातियां भी जंगल में विलुप्त होने के बहुत ज्यादा खतरे में है, वेरी हाई रिस्क। हाँ। लेकिन ये खतरा CR के मुकाबले एक लेवल नीचे है। मतलब खतरा है पर उतना नहीं जितना CR में। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ भी कड़े क्राइटेरिया हैं पर CR जितने एक्सट्रीम नहीं। जैसे इसमें आने के कारण हो सकते हैं आबादी में तेजी से गिरावट, पर CR से थोड़ी कम। कितनी? जैसे 10 साल या 3 पीढ़ी में 50 से 70% से ज्यादा कमी, या फिर उनका रहने का इलाका बहुत छोटा हो गया हो, खासकर उनका एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, मतलब वो असल जगह जहां वो वाकई रहते हैं, जो अक्सर उनके कुल दायरे से बहुत छोटा होता है, वो बहुत कम हो, जैसे 500 स्क्वायर किलोमीटर से कम। और ये 3 पीढ़ी वाली बात ध्यान देने लायक है। हर प्रजाति की पीढ़ी का समय अलग होता है। हाथी की पीढ़ी लंबी होगी, चूहे की बहुत छोटी, तो ये क्राइटेरिया उसी हिसाब से लागू होता है। अच्छा, ये भी देखते हैं। हाँ, या फिर ब्रीडिंग करने वाले अडल्ट्स की संख्या काफी कम हो गई हो, जैसे 2500 से कम हो और लगातार घट रही हो, या फिर सिर्फ 2500 से कम रह गई हो, या फिर एनालिसिस ये दिखाएं कि अगले 20 साल या 5 पीढ़ी में विलुप्त होने का खतरा 20% से ज्यादा है। इस EN कैटेगरी में कौन कौन से जीव आते हैं? कुछ जाने पहचाने नाम है? हाँ, इसमें भी कई मशहूर नाम हैं, जैसे कि टाइगर, बाघ, वो इंडेंजर्ड है। हाँ, बाघ EN कैटेगरी में है। एशियाई हाथी, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, जायंट पांडा, ब्लू व्हेल यानी नीली व्हेल, और जंगली पानी भैंस, ये सब इसमें आते हैं। इन सब को बचाने के लिए दुनिया भर में बड़े-बड़े कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। और फिर आती है संवेदनशील यानी वल्नरेबल, VU कैटेगरी। हाँ, VU यानी संवेदनशील प्रजातियां वो हैं जिन पर मीडियम टर्म में, मतलब मध्यम अवधि में, जंगल में विलुप्त होने का ऊंचा खतरा है, हाई रिस्क।
अगर वो कारण बने रहते हैं जो उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। मतलब ये EN से एक स्टेप पीछे हैं। हाँ, पर फिर भी चिंता की बात तो है ही। इसके क्राइटेरिया में शामिल है जैसे पिछले 10 साल या 3 पीढ़ी में 30 से 50% तक पॉपुलेशन में गिरावट, या फिर बहुत कम आबादी, या रहने की जगह का बहुत सीमित होना। इसके कुछ उदाहरण? इसमें आपको मिलेंगे अफ्रीकी हाथी, हालांकि उसकी कुछ आबादी बेहतर स्थिति में भी है, चीता, शेर, पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू, भारतीय गैंडा, रेड पांडा और वेल शार्क जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। अच्छा, तो हमने खतरे की 3 मुख्य कैटेगरी समझ ली, CR, EN और VU। ये तीनों थ्रेटेंड कहलाती हैं ना? हाँ बिल्कुल, इन तीनों को मिलाकर संकटग्रस्त या थ्रेटन्ड कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आपने बताया था संकट के निकट, नियर थ्रेटेंड, NT, और न्यूनतम चिंता, लीस्ट कंसर्न, LC। इनका क्या मतलब है? NT यानी संकट के निकट, ये वो प्रजातियां हैं जो अभी संकटग्रस्त CR, EN और VU नहीं हैं, पर उनके काफी करीब हैं। मतलब अगर हालात बिगड़ते हैं या उन्हें बचाने के उपाय कमजोर पड़ते हैं तो वो जल्दी ही संकटग्रस्त कैटेगरी में आ सकती हैं। तो ये एक तरह की वार्निंग है। हाँ, बिल्कुल। एक तरह की येलो लाइट समझ लीजिए। जगुआर है, लेपर्ड यानी तेंदुआ है, मैगेलेनिक पेंगुइन है, ये इसके उदाहरण है। और दूसरी तरफ न्यूनतम चिंता, LC। LC यानी लीस्ट कंसर्न। इस कैटेगरी में वो प्रजातियां आती हैं जिन पर फिलहाल कोई बड़ा या फौरी खतरा नहीं है। ये आमतौर पर काफी बड़े इलाके में फैली होती हैं और उनकी आबादी भी ठीक ठाक होती है। जैसे भारतीय मोर है, लंगूर है, भूरा भालू, कबूतर, जिराफ। हालांकि जिराफ की कुछ सब स्पीशीज खतरे में है, पर ओवरऑल जिराफ LC में है। लेकिन LC का मतलब ये नहीं कि उन पर ध्यान ही ना दिया जाए। हालात कभी भी बदल सकते हैं। सही बात है। और एक कैटेगरी थी डेटा की कमी, डेटा डिफिशिएंट, DD। हाँ, DD कैटेगरी उन प्रजातियों के लिए है जिनके बारे में हमारे पास इतनी जानकारी ही नहीं है कि हम उनके विलुप्त होने के रिस्क का सही अंदाजा लगा सकें। मतलब पता ही नहीं कि वो कितने खतरे में है। हाँ, हमें नहीं पता कि उनकी आबादी कितनी है, या वो घट रही है या बढ़ रही है, या वो कहाँ पाई जाती हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि DD का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रजाति सेफ है। हो सकता है वो CR हो, पर हमें पता ही ना हो। अरे, इसलिए ऐसी प्रजातियों पर और रिसर्च की बहुत ज़रूरत होती है ताकि उनका सही स्टेटस पता चल सके। और एक कैटेगरी और है NE यानी नॉट इवैल्यूएटेड, मतलब जिनका IUCN क्राइटेरिया के हिसाब से अभी तक असेसमेंट ही नहीं हुआ है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो IUCN दुनिया भर में प्रकृति को बचाने के लिए एक अहम ढांचा देता है और इसकी रेड लिस्ट एक स्टैंडर्ड तरीका है प्रजातियों के जोखिम को वैज्ञानिक आधार पर समझने और बांटने का। ये कैटेगरीज जाने से हमें अंदाजा लगता है कि कंजर्वेशन की चुनौतियां कितनी गंभीर और जटिल हैं। बिल्कुल सही कहा।